सो या गुड इवनिंग एवरीवन। हमने चैप्टर 1, 2 और 3 तो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इससे हमारा पहला यूनिट फिजिक्स का खत्म होता है। ये हमारा सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में भी 3 चैप्टर है, चैप्टर 4, 5 और 6। और ये वाला यूनिट जो है बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये यूनिट से आप लगभग सोच लीजिए सेक्शन बी में 20 मार्क आता है। यही यूनिट से सेक्शन बी में 20 मार्क और सेक्शन ए में भी लगभग 4 से 5 मार्क। ओके, तो आपके पूरे पेपर में कम से कम ये वाले यूनिट से चैप्टर 4, 5 और 6 से कम 25 से 30 मार्क आने वाले। ओके, 25 से 30 मार्क ये चैप्टर से आएंगे, जिसमें चैप्टर 6 जो स्पेक्ट्रम है हम लोग पढ़ेंगे उसमें तो बहुत कम क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, चैप्टर 6 में इतने क्वेश्चंस है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मार्क का होगा। ओके, लेकिन चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दोनों बहुत जरूरी है। ठीक है, चैप्टर 4 से तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइट। हाँ, तो प्लीज़ जो है ये यूनिट को ध्यान दीजिएगा। अगर ये यूनिट आपसे नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका फिजिक्स का एग्जाम खराब जाने वाला है। ओके, ये यूनिट को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, राइट। तो इस हिसाब से आपको जो है करना है। ये है चैप्टर का नाम, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस। ओके, तो किस तरीके से जो है चीजें हो रहा है, हमने क्लास 8 में 9th में हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में। ओके, तो हम पहले जो है जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिटर्निंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश सरफेस मतलब ये आपका कोई मिरर हो या कुछ हो। ओके, और जनरली क्या है, अगर सोच लीजिए ये आपका मिरर है। ओके, ये एक सरफेस है, इसमें हमने एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया। ओके, ये मेरा रे ऑफ लाइट है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट करवाया और यहाँ पर होगा मेरा क्या, नॉर्मल। ओके, ये मेरा क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर से क्या करना होता है, 90 डिग्री ड्रॉ करना होता है। ठीक है, सॉरी, परपेंडिकुलर सरफेस से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, सरफेस से 90 डिग्री आपको ड्रॉ करना होता है। तो इस तरीके से इंसिडेंट हुआ और इस तरीके से फिर वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि ये जो आई है वो क्या है, आर के समान है, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सोच लीजिए आपका नॉर्मल है, ये मैंने नाम दे दिया ए, ये सोच लीजिए ओ, ये बी। ओ जो है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, और ये हमारा सरफेस है। ठीक है, जिसका नाम मैंने दे दिया एम एम डैश। ओके, ये हमारा सरफेस है, इंसिडेंट लाइट मैंने स्ट्राइक करवाया ये सरफेस है, और ये जो है आपका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, और बीच में है आपका नॉर्मल, और जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एक्सक्यूज मी। और ये जो आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो यही चीज है, दो लॉ है जो आप पहले से जानते हो। ठीक है, क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला लॉ है। ओके, हमेशा ये लॉ फॉलो किया जाता है। और दूसरा क्या है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन, या फिर वन प्लेन। तीनों की तीनों, इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल, तीनों की तीनों किस पे करते हैं, एक ही प्लेन में लाए करते हैं। ओके, ये वाला पॉइंट जो है वो तो रिफ्रैक्शन में भी आएगा। रिफ्रैक्शन का भी एक लॉ है कि उनको एक ही प्लेन में होना जरूरी है। अब जनरली हमेशा याद रखना, जो लाइट का स्पीड होता है वो क्या होता है, 3 × 10⁸ अभी ध्यान से सुनना, चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो लाइट हैज मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम। ओके, तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अगर एक्यूरेट वैल्यू जाए तो कुछ 299,672 ऐसा कुछ है। ओके, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड माना जाता है, और उससे ज्यादा किसी का स्पीड, मतलब लाइट का स्पीड और कोई मीडियम में है नहीं। सबसे ज्यादा जो है वैक्यूम में ही है स्पीड ऑफ लाइट।
ओके, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा वैक्यूम में है, एयर में है। क्यों स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है? क्योंकि एयर हमारा या वैक्यूम हमारा क्या है, रेरर मीडियम है। क्या मतलब है इसका रेरर मीडियम का? मतलब खाली खाली। तो स्पीड ऑफ लाइट, अगर सोच लीजिए आपका रोड खाली हो और आपके हाथ में स्कूटी हो, तो आप क्या करते हो? कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, आप तुरंत भगाते हो। एक 50 किलोमीटर पर आवर वाला बंदा भी जो है 100 किलोमीटर पर आवर में चलता है, राइट? अगर वही मैं आपको डेली मार्केट वाले रोड में छोड़ दूं, क्या आप वो स्पीड में जाओगे? नहीं। आप वो स्पीड में जाओगे तो आप तो किसी दुकान के अंदर पाओगे, है कि नहीं? है। तो वो यही जो है दिक्कत है, राइट? इसी का मतलब है रेरर और डेंसर मीडियम। जब चीजें डेंसर हो, मतलब आप वाटर ले लो या ग्लास ले लो, क्या आप वो स्पीड में जा पाओगे वाटर और ग्लास में? नहीं, क्योंकि वो क्या है, डेंसर मीडियम है, वहां पर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होंगे, उनको भी आपको पार करके जाना है। एयर क्या है, खुल्लम खुल्ला है। ओके, जाओ, जितना स्पीड में जाना है जाओ। तो सबसे ज्यादा जो है स्पीड ऑफ लाइट इसीलिए एयर में होता है। अगर हम लोग कंपेयर करें ग्लास और वाटर को, तो वो एयर से क्या है, डेंसर है। ठीक है, एयर से डेंसर है। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोलूं तो 3 × 10⁸ है। कभी कभी आपको पूछता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो आपको बोलना है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और अगर आपको कोई पूछे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है, तो ग्लास इससे भी डेंसर है। क्या होगा इसका, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तीन वैल्यू आपको याद रखना है। ये है एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ओके, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ में आया? तो ये तीन चीज आपको याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर वही बोला है, इट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। ओके, अगर आप मीडियम चेंज करते जाओ तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, मीडियम के हिसाब से चेंज होते जाएगा। वैसा नहीं है कि आप बोलोगे कि कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं है, वो मीडियम वाइज क्या होगा, चेंज होगा। इट ट्रेवल फास्टर इन एयर, सबसे ज्यादा फास्टर एयर में, फिर इसके बाद वाटर में, और फिर इसके बाद क्या है, ग्लास। आप स्पीड ऑफ लाइट देख सक रहे हो, कंपेयर कर सक रहे हो। ठीक है, सबसे ज्यादा एयर में, फिर वाटर में, फिर ग्लास में। और भी बहुत सारे ग्लास, भी बहुत प्रकार की ग्लास है, ऑर्डिनरी ग्लास, फ्लिंट ग्लास, सबका अलग अलग है। ओके, सबका अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास एंड दे हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताऊंगा मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए, वाटर एंड ग्लास आर ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, ये जो बताया जा रहा है ऑप्टिकली डेंसर, इसका मतलब ही है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि हमारा जो मीडियम है वो कितना ज्यादा डेंस है। ठीक है, कितना ज्यादा डेंस है, वही हमें बताता है कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हम लोग बोल रहे हैं ना ऑप्टिकली डेंसर, वो कैसे बताए, हम कैसे बता पा रहे हैं कि ये चीजें वाटर और ग्लास जो है एयर से डेंसर हैं करके, किसके वजह से बता पा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। क्योंकि ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, ठीक है, वो हमारा जो मास पर वॉल्यूम वाला डेंसिटी है उससे काफी अलग है। ओके, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो किससे हम मेजर करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर करते हैं। ओके, तो वही हमें बताता है कि हमारा चीज कितना ऑप्टिकली डेंस है करके। ओके, अगर हम लोग बोलेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर किसका ज्यादा है, तो उसका स्पीड ऑफ लाइट वो मीडियम में सबसे कम हो। ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डेंस होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे ज्यादा है, 2.41। ये याद रखना है, अ सब्सटेंस विच हैव द हाईएस्ट क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का है, दैट इज 2.41। तो आप ये बोल सकते हो कि 2.41 आपका हाईएस्ट है डायमंड का, तो उसका स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज्यादा, उसका स्पीड ऑफ लाइट वो मीडियम में क्या होगा, सबसे कम होगा। और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, कितना है, 1 है। वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ऑफ वैक्यूम क्या है, 1 है। तो ऑब्वियसली उसका लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम, उतना स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि आपका चीजें कितना
डेंस है। 2.41 मतलब बहुत ज्यादा डेंस है, और बहुत ज्यादा डेंस है तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कम होगा, राइट। वो चीज आपको याद रखना है। फिर रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम। सपोज ये हम लोग ऐसा बाउंड्री क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक सरफेस बनाया, ये मैंने मीडियम को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ये सोच लीजिए मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है, ठीक है, ये आपका मीडियम 2 है, राइट। ये हमारा रेयर मीडियम है, सोच लीजिए एयर है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, मतलब ये पानी है, ओके, वाटर है सोच लीजिए, राइट। हाँ, या फिर आपको एक ग्लास ब्लॉक ले लीजिए, सोच लीजिए मैंने ऐसे एक ग्लास ब्लॉक ले लिया है, ओके, और ये मैंने करवा रहा है, मैंने एक इंसिडेंट रे को रिफ्रैक्ट, मतलब इंसिडेंट रे को मैंने करवाया, ठीक है, स्ट्राइक करवाया है सरफेस में, तो ये हमारा क्या होगा, रेयर मीडियम होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हवा है और वो घुस किस पे रहा है, ग्लास पे घुस रहा है, तो ग्लास हमारा क्या होगा, डेंसर मीडियम, ओके। तो इसी से अब क्या है चीजें, 3 रूल बनता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन का 3 रूल है, इससे जानेंगे क्या है। पहले हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या होता है रिफ्रैक्शन, मतलब जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग रेयर मीडियम से क्या आ रहे हैं, डेंसर मीडियम में आ रहे हैं, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहे हैं तो जिस प्रकार से रे जा रहा है वैसा नहीं जाएगा, कुछ जो है चेंज देखने को मिलेगा। क्या है वो चेंज, उसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। अब अभी ऐसा आ रहा है तो उसको तो ऐसा ही जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं जाएगा, वो तो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है, वो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन है, लेकिन नहीं, वो कुछ एंगल से क्या होगा, डेविएट होगा। तो ये जो एंगल से जो डेविएट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है तो वो चेंज सफर करता है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बहुत बार सवाल आया आपके बोर्ड में कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, क्यों होता है रिफ्रैक्शन, क्यों होता है, जस्ट बिकॉज कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, डिफरेंट है, वही है रीजन, जस्ट बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया इज डिफरेंट, राइट। अब लाइट के स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो अलग है, रेयर मीडियम में अलग था, डेंसर में अलग है, ओके। तो इसके वजह से ये लाइट का क्या हो रहा है, डेविएशन देखने को मिल रहा है, डायरेक्शन चेंज होते हुए देख रहे हैं हम, ओके। तो व्हाई रिफ्रैक्शन इज कॉज, दिस इज बिकॉज speed of light changes from one medium to another medium, just because of that we see refraction, okay, वो आपको याद रखना है। और रिफ्रैक्शन क्या है, एक सरफेस फेनोमेना है, सब चीज देखो सरफेस में हो रहा है, ठीक है, तो इट इज एन सरफेस फेनोमेना, ओके। अब देखिए ये है पहला लॉ, पहला लॉ, ठीक है, पहला लॉ क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जब एक रे ऑफ लाइट, देखिए ये पहला है, ये है क्या, रेयर मीडियम, ये बहुत जरूरी है, ये चैप्टर पूरा इसी में डिपेंड है, ये 3 रूल्स पे, ओके। ये है रेयर मीडियम और ये दूसरा क्या है, डेंसर मीडियम, याद रखिएगा हमेशा, कभी मत भूलिएगा ये 3 रूल, ओके। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, सपोज उसको ले लेते हैं एयर, ओके, और इसको ले लेते हैं ग्लास, ठीक है, या वाटर, जो भी ले लीजिए, ठीक है, एयर से सारी डेंस, ओके, एयर तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होता है उसका। तो जब हम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट लाइट, ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट लाइट है, सपोज ये मैंने नाम दिया ओ, इसका नाम है ए, ओके। तो मेरा एओ जो है वो क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है, एओ जो है हमारा इंसिडेंट रे, ओके, क्लियर। और यहां पर मैंने इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। ये मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सरफेस में, जिसका नाम मैंने दिया है एन एन डैश। एन एन डैश क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है, एन एन डैश जो होता है एक नॉर्मल होता है जो हम सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके। और ये ओ जो है मेरा, ठीक है, ओ क्या है मेरा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस, यहाँ पर सारी चीजें इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जाना तो चाहिए उसको ऐसा, ये है इसका क्या, ओरिजिनल डायरेक्शन, ओके, ये उसका ओरिजिनल डायरेक्शन है। लेकिन क्या हो रहा है देखिए, जस्ट बिकॉज वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम आ रहा है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल के करीब आना चाहिए, ओके, थोड़ा थोड़ा वो नॉर्मल के करीब आना चाहेगा, वो दूर रहना उसको नहीं पसंद, ओके, वो करीब आना चाहता है किसके, नॉर्मल के, ओके। तो वो क्या करेगा, देखो अपना डायरेक्शन तो इतना है, लेकिन वो जो है करीब आ गया, ओके, तो इतना ज्यादा वो क्या किया, अपने नॉर्मल पोजीशन से डेविएट कर रहा है, ओके, ये डेविएट का सिंबल है, राइट, इतना जो है एंगल से वो क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है, और ये बन रहा है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज एंगल ए ओ एन, ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो है नॉर्मल के साथ जो बना रहा है, इसको बोलेंगे क्या, आर। यहाँ पर आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन यहाँ होगा सेम मीडियम में, यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, रिफ्रैक्शन, ओके। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल सी ओ एन डैश, ओके, ये आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। और ये जो है ओ बी, ये आपका क्या है, ओरिजिनल ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर मीडियम चेंज नहीं करते, अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होता, तो वो कैसा जाता, ऐसा ही जाता, जैसा जा रहा है ऐसा ही जाता। मीडियम चेंज हुआ, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुआ, इसके वजह से ये चीज हम लोग को देखने को मिला, क्या देखने को मिला, डेविएशन देखने को मिला। डेविएशन क्या है, एंगल बी ओ सी, दैट इज क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, ओके, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। डेविएशन मतलब क्या, भटकना, जैसे आप भटकते हो ये उम्र में, ओके, तो वहां पर ये भी क्या हो रहा है, भटक जा रहा है अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से, ओके। आपका ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है, पढ़ना, जो नहीं करते हो, ओके। तो दैट इज क्या है, बी ओ सी, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, राइट, समझ में आया ये वाला, हाँ। उसी का रूल नंबर 2 है, ये सब चीज याद रखिएगा, ये फिर से हम लोग नहीं लिखेंगे नेक्स्ट रूल में। तो रूल नंबर 2 क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है। अब ऊपर है क्या, डेंसर मीडियम, और नीचे है आपका क्या, रेयरर मीडियम, ठीक है। ऊपर है डेंसर मीडियम और नीचे है रेयरर मीडियम, ओके। तो जब एक रे ऑफ लाइट को मैंने इंसिडेंट करवाया, सपोज इसका भी नाम मैंने दिया है ए ओ, तो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसा है, हाँ, ये मैंने सपोज नाम दे दिया बी। लेकिन क्या हो रहा है, हम डेंसर से रेयरर आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट विल ट्रैवल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, मतलब ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है। अगर ओरिजिनल डायरेक्शन से यहाँ आता है, तो वो तो क्या होता है, नॉर्मल के करीब आ रहा है, जो हमने रूल 1 में देखा। वो क्या करेगा, ये ओरिजिनल डायरेक्शन में और थोड़ा दूर होके जाता है, ओके, और थोड़ा दूर होके जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, ये क्या है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। सोच लीजिए यहाँ बुक है और वो आप हो, ओके, वैसा भी आप समझ सकते हो, ओके। ये आपका बुक है, आपको यहाँ आना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हो, दूर दूर जाते हो, ओके। ये सोच लो फोन है यहाँ फोन है, ओके, जाओगे आप बहुत जल्द जाते हो यहाँ पर, नहीं है? तो वही है, ओके। ये याद समझ में आया आपको, हाँ, यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका नाम दे दो सी। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये पूरा, ओके, ये होगा पूरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो नॉर्मल के साथ बनाता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है एन एन डैश, ओके, नॉर्मल के साथ जो बना रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर डेविएशन कितना हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ये वाला, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, ये और थोड़ा दूर जा रहे हैं, तो ये होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये होगा आपका एंगल ऑफ
डेविएशन। समझ में आ रहा है? और ये आपका सरफेस है, दैट इज एम डैश। ओके, ये आपका सोच लीजिए रिफ्रैक्टेड रे, और ये आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल, और ये आपका ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। समझ में आया? हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, और यह है एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? अगर तीसरा रूल में आते हैं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, रे ऑफ लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट करूं, जैसा मेरा नॉर्मल है वैसे ही मैं इंसिडेंट लाइट, ठीक है, मैं यहां पर क्या कर रहा था पहले वाले केस में, इंसिडेंट रे को कुछ एंगल में रिफ्रैक्ट करवा रहा था, स्ट्राइक करवा रहा था, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंसिडेंट रे वाज स्ट्राइकिंग ऑब्लिकली, ठीक है, ऑब्लिकली मतलब थोड़ा इंक्लाइन होके। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मेरा इंसिडेंट रे जो है पूरा नॉर्मल के साथों साथ पूरा पैरेलली चल रहा है, मतलब ओके। तो यहां पर आप याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जीरो है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो ऑब्वियसली हम लोग का रे जो है विल पास क्या, अनडेविएटेड। याद रखना, रे विल पास अनडेविएटेड, मतलब हमें कुछ भी जो है डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा गया ऐसा ही चला जाएगा। ओके, ये तो कुछ हुआ तब भी, ओके, डायरेक्ट इसी पे ये ब्लू में ही रिफ्रैक्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, रिफ्रैक्ट वैसा ही जैसे आ रहा है वैसा ही जाएगा, बेशक यहाँ पर मीडियम चेंज हुए, ठीक है, मीडियम 1 से मीडियम 2 आया, लेकिन तब भी हमें कुछ डेविएशन देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम लोग का क्या है, मैंने इंसिडेंट रे को नॉर्मली स्ट्राइक करवाया। तो ये एक कंडीशन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ रे टू पास अनडेविएटेड। So that is one of the reason, okay, when we strike incident ray normally to the surface, we can get a non-deviated ray, okay, हमें deviations देखने को नहीं मिलेगा। So that is one of the condition where we can obtain an undeviated ray। चलते हैं अभी, okay, causes of refraction। What is causes of refraction? I have told you before कि refraction occur when a ray of light passes from one medium to another medium। हम देख रहे हैं जब एक लाइट से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? It is caused due to change in speed of light when traveling from one transparent medium to another transparent medium। That is the only reason we are like seeing refraction। Okay, हम क्यों देख पा रहे हैं रिफ्रैक्शन? जस्ट बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट मीडियम्स में चेंज हो रहे हैं, मीडियम 1 से मीडियम 2 आ रहे हो तो आप ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट आपका चेंज होगा, क्योंकि वैक्यूम में जैसा स्पीड ऑफ लाइट है कहीं और कोई मीडियम में नहीं है, राइट? तो यही है आपका ओनली कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत बार ये सवाल आया है बोर्ड में, ओके, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, हाउ इट इज कॉज्ड, 2 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, हाउ इट इज कॉज्ड। ओके, फिर फॉर अ नॉर्मल इंसिडेंस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम ऑल्दो द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस बट द डायरेक्शन ऑफ लाइट डज नॉट चेंजेस। वो रूल 3 बता रहा है। रूल 3 क्या बोल रहा है कि नॉर्मल इंसिडेंस, जब हम इंसिडेंट रे को नॉर्मली ये करवा रहे हैं, स्ट्राइक करवा रहे हैं, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, मतलब स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा, फॉर श्योर स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रहा है। कुछ डेविएशन देखने को मिल रहा है? नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या है, जीरो। एंगल आई जो है हमारा जीरो है, इसकी वजह से बेशक मीडियम चेंज हो रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट चेंजिंग। दिस इज द ओनली केस वेयर वी कैन सी दिस, ओके, और कभी हम लोग ऐसा नहीं देख सकते। अगर आप कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कुछ भी होगा, अगर 1 डिग्री भी होगा तो आपको कुछ ना कुछ डेविएशन देखने को मिलेगा। जब 0 डिग्री होगा तभी आपको ये चीज देखने को मिलेगा। और एक है, और एक रीजन है, ठीक है, ये हम लोग को जानना है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला वाला तो आप जानते ही हो, द इंसिडेंट रे, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे की जगह क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ओके, तो ये पहले वाला है, अभी भी वही है, बस रिफ्लेक्टेड की जगह क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड हो गया। ओके, दूसरा लॉ जो है बहुत जरूरी है, खास करके यही लॉ पूछा जाता है, राइट? आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत कम देखोगे अपने
मतलब आंसर क्वेश्चन पेपर में, राइट। वो क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, डिफाइन स्नेल्स लॉ, डिफाइन स्नेल्स लॉ, ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ मतलब क्या, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हमेशा याद रखना, स्नेल्स लॉ मतलब क्या, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलता है ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को, पॉपुलरली स्नेल्स लॉ बोला जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था स्नेल, तो वहीं पर गिर जाता है, ओके, सब नाम है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल, साइन मतलब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके, ट्रिग्नोमेट्री में जाना है आपको, साइन मतलब, ओके। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है, ये बोलता है कौन, स्नेल्स लॉ, ठीक है। दिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज व्हाट, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ हमेशा याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट किया जाता है, म्यू से, ओके, म्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया जाता है, ओके। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ओके, साइन आई बाय साइन आर, और ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। यही है स्नेल्स लॉ। अगर आप सिर्फ ये लिख के आओगे और मार्क पाने का सोचोगे तो नहीं होगा, ये फॉर्मूला है, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, इज कांस्टेंट, ठीक है। स्नेल्स बोलता है कि हम ये दोनों का रेशियो को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। इसी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी डेफिनेशन आता है। अगर आपको बोलेगा डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका भी सेम ही डेफिनेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिफाइंड एज ratio of sine of the angle of incidence in the first medium to the sine of angle of reflection in the second medium, okay, second medium, क्लियर, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ये फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम वो वाला मैं बताऊंगा। और जनरली यहाँ पर देखिए दोनों का सेम जो है यूनिट होगा, तो अगर हम लोग ये काट देंगे तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास कोई यूनिट बचेगा ही नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप बोलोगे यू हैव गॉन मैड करके, ओके, ऐसा कोई यूनिट है ही नहीं, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ओके, हमेशा याद रखना, स्पीड जो है v होता है, फ्रीक्वेंसी f होता है, और वेवलेंथ जो है लामड़ा होता है, ठीक है, क्या, लामड़ा, ओके। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड, मैं ये चीज बहुत बार बोल चुका हूँ, व्हेन अ रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जब एक रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट उसका बहुत ज्यादा होगा रेयर में, वो डेंसर में आएगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम हो जाएगा। हवा में जैसे चलते हो आप, ठीक है, पानी में से चल पाओगे क्या, नहीं चल पाओगे, ओके, या ग्लास में से चल पाओगे क्या, नहीं। अगर हम डेंसर टू रेयर जा रहे हैं तो हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, अब तुरंत आपको जो है खाली रोड मिल गया, तो आप क्या करोगे, बहुत तेज भागोगे, नहीं है। तो वैसा यहाँ पर भी होता है, लाइट का भी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, आपका जैसा बढ़ता है स्पीड ऑफ लाइट भी वैसा ही बढ़ जाता है खाली जगह देखने से, ओके, है। तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, लेकिन ये सब चीज में फ्रीक्वेंसी डज नॉट गेट अफेक्टेड, ओके, फ्रीक्वेंसी को इससे लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी किससे जो है डिपेंडेंट है, सोर्स ऑफ लाइट, आपका लाइट का सोर्स क्या है उस पर डिपेंड करता है, ना ही ये सब चीज, ओके, ये सब चीज से वो इफेक्ट नहीं होता। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, सो इट डज नॉट चेंजेस ऑन रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्शन होगा तो आपके फ्रीक्वेंसी एक ऐसा चीज है जो चेंज नहीं होगा, हमेशा याद रखना, ओके। फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना जल्दी जा रहा है, कितना फास्ट आ रहा है, ठीक है, कैसा रिफ्रैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है, ओके। फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड, ओके। अब आता है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। हमेशा ये आपको याद नहीं रखना है, इससे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है। ये देखिए स्पीड है v, आपको पता है स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ओके। फ्रीक्वेंसी आपको पता है वो क्या है, 1 बाय टाइम पीरियड, है कि नहीं। f इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय s, ओके। और वेवलेंथ हमेशा नापा जाता है किसमें,
मीटर में, ठीक है। वेवलेंथ हमेशा किस में नापा जाता है? मीटर। ओके, वेवलेंथ हमेशा मीटर में नापा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं वेलोसिटी, ओके, तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, हाँ, तो इंटू वेवलेंथ करो, दैट इंटू मीटर, तो ये आपका आ गया कि नहीं, 1/s इंटू एम क्या देगा? मीटर पर सेकंड ही देगा, देगा ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ओके। तो v इज इक्वल टू एफ इंटू वेवलेंथ। और अगर टाइम पीरियड दिया होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा, सपोज आपको टाइम दिया होगा, तो फिर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू वेवलेंथ बाय टाइम, ठीक है, वेवलेंथ बाय टाइम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t, ओके, 1/t, तो वेवलेंथ ये हो जाएगा फॉर्मूला, ओके। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, वेव वेलोसिटी या कुछ भी वेलोसिटी, यहाँ तो वेव नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी, स्पीड लाइट का वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू क्या? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्लियर। फिर when light passes from a rarer medium to denser medium the wavelength decreases since speed of light decreases, ठीक है। हमें पता है, देखो, जब रेयर से डेंसर आ रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? डिक्रीज होता है। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रहा है मतलब पर सेकेंड वो मीटर, उसका जो मीटर है, मीटर पर सेकेंड, राइट, पर सेकेंड उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, राइट। पहले सोच लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, ओके। अब वो जैसे ही डेंसर मीडियम में घुस गया, ओके, तो उसका स्पीड कम हो गया, क्या बन गया? 5 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस क्या करेगा? कम ट्रेवल करेगा, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट कम हुआ, इसके वजह से वेवलेंथ भी क्या होगा? कम होगा, वेवलेंथ भी डिक्रीज होगा। और अगर दूसरा चीज देखें, डेंसर टू जब रेयर जा रहा है तो उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब पहले सोच लीजिए 5 मीटर पर सेकंड में वो जा रहा था, अब वो कितना में जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड में जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका वेवलेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, उसके डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, तो आपके क्या होंगे? वेवलेंथ भी बढ़ रहा है। वेवलेंथ नथिंग बट डिस्टेंस, ओके। तो ये 2 पॉइंट याद आया, ये हमेशा इसमें सवाल आता है, उल्टा करके थोड़ा जो है आपको इन्वर्टेड तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ओके, और इसका आंसर वही होता है, राइट। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो जानेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, लेकिन आंसर वही होता है। स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ओके, ध्यान से सुनिएगा ये सब। फिर स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इज वैक्यूम, हमें पता है, ठीक है, और कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है, ओके, ये कभी मत भूलिएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ट्रू वैल्यू तो काफी बड़ा है, ओके, 299 कुछ ऐसा है, ओके। एंड इट इज डिनोटेड बाय क्या? सी, हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट को किससे डिनोट किया जाता है? सी से। The refractive index of a medium is generally defined with respect to vacuum and is called absolute refractive index. हमेशा सवाल आता है define refractive index with respect to vacuum, तो वो क्या बोल रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको डिफाइन तो करना है, तब ये वाला आपको नहीं लिखना है, ये वाला डेफिनेशन आपको नहीं लिखना है, ये आपका ओरिजिनल डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जब आपको बोलेगा डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, विथ रेस्पेक्ट टू बोलेगा डिफाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, तो ये होगा इसका डेफिनेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जो मीडियम आप ले रहे हो इससे हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर वैक्यूम में ले रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? स्मॉल सी। और जो आपका मीडियम है, कोई सा भी मीडियम हो सकता है, एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ठीक है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके, तो उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा? v। हमेशा से याद रखना, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाय वी। और हमेशा आपको पता है कि सी जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सबसे ज्यादा होता है,
तो कभी भी म्यू का वैल्यू लेस देन 1 आएगा? है, म्यू का वैल्यू कभी भी लेस देन 1 आएगा? नहीं। जब तक हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सबसे पहले रखते हैं, अगर हम लोग इससे नाप रहे हैं चीजें, तो हमेशा कभी भी 1 से नीचे नहीं आए, ठीक है, क्योंकि इससे रेयरर और कोई चीज नहीं है। अगर हाँ हमने मीडियम चेंज किया, वैक्यूम नहीं लेके हम कुछ और लेते हैं, तो फिर म्यू का वैल्यू कम आ सकता है। लेकिन जब तक हम लोग वैक्यूम को ले रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम ही हम लोग कर रहे हैं, तो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या कभी चेंज नहीं होगा? कभी चेंज नहीं होगा। तो म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, और सी का वैल्यू कभी भी चेंज, सी का वैल्यू जो है हमेशा से ज्यादा रहता है, और म्यू का कभी भी 1 से कम नहीं आएगा। म्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज ऑलवेज लेस देन दैट इन वैक्यूम। ओके, वैक्यूम से अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो सब टाइम रे ऑफ लाइट क्या होता है? कम होता है। वैक्यूम का ही सबसे ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, वही चीज हमने बोला हुआ था। अब एग्जाम्पल में मैंने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ये देखो बोलने का तरीका है, हमेशा याद रखना। जो आप बोलते हो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सपोज क्या है? ग्लास है, तो आपका सोच लीजिए ये म्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे डिनोट किया जाता है, कोई कोई बुक में एन से डिनोट किया गया। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नो प्रॉब्लम, लेकिन ये इसका रियल है। ओके, रियल डिनोशन है। ये आपका म्यू है। ऑफ ग्लास बोला है, तो आप सबसे पहले क्या रखोगे? ग्लास। विथ रेस्पेक्ट टू एयर, मतलब म्यू के पीछे होगा क्या? एयर। समझ में आया? इस तरीके से लिखना है। अगर ये बोला देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो आपका म्यू है, पहला आएगा W विथ रेस्पेक्ट टू एयर, मतलब एयर यहां पर। क्लियर है? हाँ, बहुत लोग गलती करते हैं, और अगर ये गलती कर दी तो आप पूरा चेंज कर दे रहे हो, मीडियम चेंज कर दे रहे हो, तो रूल्स चेंज हो जाएंगे। रूल्स चेंज हो जाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएंगे, सब इधर उधर हो जाएगा। ओके, आपको लगेगा कि मैंने बहुत छोटा मिस्टेक किया है, ठीक है, लेकिन वो ब्लंडर है। ओके, हैं, तो हमेशा से याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू क्या? एयर। और हमेशा आप एयर का जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको सबसे पहले रखिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है म्यू ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 क्या होता है? V1 बाय V2। ठीक है, हमेशा से याद रखना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम होगा? स्पीड ऑफ लाइट इसका ज्यादा होगा, है कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो हम जैसे ये क्या कर रहे हो, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं? ग्लास पहले लिखते हैं। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू क्या? एयर। ओके, तो इसका क्या करेंगे? जब वेलोसिटी लिख रहे हैं वो उल्टा हो जाता है। सबसे पहले लिखोगे क्या? एयर, और फिर लिखोगे क्या? ग्लास। तो 3 इंटू 10⁸ बाय ग्लास का कितना है? 2 इंटू 10⁸8। ओके, ये वैल्यू, ये चीज आपको याद रखना है। अगर मैं सपोज बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या? 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो उसका V में क्या होगा फॉर्मूला? V2 बाय V1। V2 बाय V1, ये दो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, क्लियर? तो इसका वैल्यू कितना आएगा मेरे को बताना। ये तो कट गया, और 3/2 कितना होता है? 1.5। तो हमेशा से याद रखना, अगर हम लोग ग्लास और एयर को कंपेयर कर रहे हैं तो ग्लास कितना ज्यादा डेंस है एयर से? 1.5 टाइम्स। ठीक है, 1.5 टाइम्स एयर, ग्लास जो है क्या है? डेंस है, या फिर क्या बोल सकते हो आप? रेयर है। ओके, राइट, 1.5 टाइम्स एयर जो है रेयर है। अगर यहां पर मैं बात करूं म्यू W विद रेस्पेक्ट टू एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर क्या है? क्या है? पहले वाटर का लिखेंगे, वाटर कितना है? 2.25। ओके, सॉरी, पहले तो एयर का लिखेंगे, ठीक है। 3 इंटू 10⁸8 बाय वाटर का, वाटर का कितना है? 2.25 इंटू 10⁸8। ओके, तो ये तो कट गया, और ये हो जाएगा 300/225। ओके, पॉइंट अगर हटाया तो 300/225। किससे काटोगे आप? 25 से काट सकते हो। हाँ, 25 कितना जा? 9 जा, और 25 कितना जा? 12 जा, फिर 3 से काट दो, दैट इज 4/3। 4/3 तो कितना आएगा? 1 से देखो ज्यादा ही आएगा, 1.33 आएगा कुछ।
ओके 1.33। तो आप बोलोगे कि वाटर मेरा कितना डेंस है एयर से, 1.33 टाइम्स जो है डेंसर है। या फिर आप बोल सकते हो एयर जो है वो कितना रेयरर है वाटर से, 1.33 टाइम्स रेयरर है। ओके, बोलने का तरीका है, कुछ भी बोलो, राइट। तो ये चीज समझ में आया। इसमें आता है न्यूमेरिकल, इसी में न्यूमेरिकल आता है, बस 1 मार्क का 2 मार्क का आ सकता है एमसीक्यू में। ओके, आपको एयर का दे दिया होगा, ग्लास का दे दिया होगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ही आपके पास, म्यू इज इक्वल टू क्या, सी बाय बी। ये सी तो है, सी मतलब क्या, वैक्यूम, और वैक्यूम और एयर सोच लीजिए समान ही है। ओके, वैक्यूम और एयर का जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है, वही स्पीड ऑफ लाइट क्या है एयर में। नेग्लिजिबल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला के हिसाब से इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय बी। क्लियर। नेक्स्ट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा मैं आपको बोलते आ रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। टेल मी अ सब्सटेंस व्हिच हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो है क्या, डायमंड। हमेशा याद रखना है क्या है, 2.41। सबसे कम है वैक्यूम, सबसे ज्यादा है डायमंड। ओके, 2.41। उससे और थोड़ा नीचे है आपका रूबी। रूबी मतलब आप जानते हो प्रीशियस स्टोन, ठीक है, सफायर्स। ओके, वो उससे कम है, फिर इससे कम फिर और कुछ होंगे, राइट। तो वैसे टेबल आपके बुक में दिया हुआ है, टेबल पढ़ने का दरकार नहीं है आपको, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि ग्लास का कितना है, एयर का कितना है, वाटर का कितना है और डायमंड का कितना है। ये 4 चीज आप याद रखिए। सबसे कम एयर का होता है और सबसे ज्यादा डायमंड का होता है, और डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें सबसे क्या होगा, कम होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। स्पीड ऑफ लाइट उसमें सबसे कम होगा। तो इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो एक और कंडीशन आया जो मैं बात कर रहा था, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2 आर सेम, सपोज मैं एयर बाय एयर कर रहा हूँ या वैक्यूम बाय एयर कर रहा हूँ, तो वैक्यूम और एयर में तो कोई फर्क है नहीं, मतलब वही 3 इंटू 10⁸ बाय 3 इंटू 10⁸, तब भी रे ऑफ लाइट क्या होगा, अनडेविएटेड पास होगा। कब होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 और मीडियम 2 का क्या होगा, सेम होगा। तो पहला कंडीशन कहां पर था, जब रे ऑफ लाइट अनडिविडेड पास हो रहा था, जब आई इज इक्वल टू क्या था, 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 था तब, और अब ये वाला एक केस। ओके, तो दीज आर द 2 कंडीशंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 and medium 2 are same, the speed of light will be the same in both the media, so a ray of light will passes from medium 1 to medium 2 without any change in its path even when the angle of incidence in medium 1 is not 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 नहीं भी होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का 0 होना मैं पहले बोला था आपको इंपॉर्टेंट है करके। ओके, लेकिन ये केस में क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 नहीं भी होता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अगर सेम हो गया दोनों मीडियम का, तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास करेगा। तो हम लोग को 2 जो है कंडीशन मिल गए। तो पहला कंडीशन क्या है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तब बन सकता है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का ऑफ मीडियम 2 इज सेम एज दैट ऑफ मीडियम 1। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है ये, ठीक है, कंडीशन फॉर अ लाइट रे टू पास अनडेविएटेड। ओके, याद रखना ये चीज, समझ में आया। अब रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ इन टू मीडिया, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ इन टू मीडिया। इफ अ रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सफर रिफ्रैक्शन from air to a medium in which the speed of light is v, then the frequency of light in the medium remain unchanged। ये तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अनचेंज होगा, बट द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। क्या चेंज होगा, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ चेंज होगा। कैसे, मैं बता रहा हूं, देखो, ठीक है। सपोज हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, c बाय लैम्बडा, होता है कि नहीं। हाँ, जब हम लोग बोल सकते हैं कि c क्या है, f इंटू लैम्बडा, बोले थे ना हम लोग, c इज इक्वल टू, राइट, वेलोसिटी बोले थे, v बोले थे, ठीक है, तो v मतलब c ही हो गया। तो c इज इक्वल टू f इंटू लैम्बडा, तब हम लोग ये बोले थे। अब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी हमारा वही रहेगा, लेकिन c के जगह क्या होगा, एक और मीडियम आएगा। ये तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम क्या होगा, सोच लो, v, और हम लोग का वेवलेंथ
चेंज हो रहा है बोल रहे, तो सपोज उसको लामड़ा लिया तो उसको क्या होगा, चेंज होके वो क्या बनेगा, लामड़ा डैश। ओके, लामड़ा डैश, कुछ चेंज होगा बोल रहे हैं, कितना चेंज होगा वो देखना है। अब ये होगा इक्वेशन 1 और ये होगा इक्वेशन 2। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी एफ है ये भी एफ है, तो हम क्या आरएचएस को इक्वल कर सकते हैं, कर सकते हैं, दोनों का आरएचएस इक्वल हो जाएगा, दैट इज सी बाय लामड़ा इज इक्वल टू वी बाय क्या, लामड़ा डैश, राइट। और ये लामड़ा डैश जो है वो क्या है, चेंज इन वेवलेंथ। ओके, लामड़ा डैश इज व्हाट, चेंज इन वेवलेंथ। अगर इसके रेस्पेक्टिव में अगर बोलूं तो क्या होगा फॉर्मूला, चेंज इन वेवलेंथ कितना होगा, v बाय सी इंटू लामड़ा, सही लिखा मैंने, हाँ। ये देखिए c इंटू लामड़ा डैश, c इंटू लामड़ा डैश इज इक्वल टू v इंटू लामड़ा, और अगर लामड़ा डैश निकाल रहे हैं तो c आके क्या हो जाएगा, v से डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं, v बाय सी इंटू लैम्बडा, एंड वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू सी बाय बी, जानते हैं कि नहीं हम लोग, म्यू इज इक्वल टू सी बाय बी जानते हैं कि नहीं पहले, हाँ। तो v बाय सी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय म्यू, होगा कि नहीं, ये आप यहाँ पर डाल दो, v बाय सी की जगह क्या डालोगे, 1 बाय म्यू इंटू क्या, लामड़ा, तो लामड़ा डैश इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला लिखना कि नहीं, लामड़ा बाय म्यू, ये बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है। तो आपका वेवलेंथ चेंज होगा हमें पता है, लेकिन कितना से चेंज होगा, ये वैल्यू से चेंज होगा, लैम्बडा बाय म्यू वैल्यू से चेंज होगा, लैम्बडा और म्यू वैल्यू से चेंज होगा। तो ऑब्वियसली अगर म्यू मेरा ग्रेटर देन 1 है, म्यू मेरा ग्रेटर देन 1 है, तो मेरा जो लैम्बडा चेंज इन जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, ओरिजिनल वेवलेंथ से कम होगा, याद रखना। अगर म्यू मेरा ग्रेटर देन 1 है तो मेरा जो ओरिजिनल वेवलेंथ है ये ज्यादा होगा, जो नया वेवलेंथ है वो क्या होगा, कम होगा। और अगर म्यू जो है आपका लेस देन 1 है, म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है, तो लैम्बडा डैश क्या होगा, न्यू वेवलेंथ होगा बड़ा, ठीक है, म्यू जो है बड़ा होगा, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डाल दो ना, आप एक छोटा सा वैल्यू डालो, ठीक है, 1 से कम डालो, 0.5 डालो, तो ऑब्वियसली 0.5 जो लैम्बडा का वैल्यू होगा 10, तो जो लैम्बडा का वैल्यू है 10 और म्यू आपका कम डालो, राइट, 1 से कम डालो, 0.5 डालो, तो कितना आएगा मेरे को बताओ। मैं ये कुछ नॉर्मल वैल्यू डाल रहा हूँ, ओके, मैथमेटिकल वे में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो कितना आया 20, तो लामड़ा से बड़ा हुआ कि नहीं, हाँ, लामड़ा से मेरा लामड़ा डैश बड़ा हुआ कि नहीं, हाँ। लेकिन अगर मैं म्यू से बड़ा डालता हूँ, मतलब 1 से बड़ा डालता हूँ, सपोज मैं 0.5 की जगह मैंने 1 से बड़ा डाला, 2 डाला, तो 10/2 कितना आएगा, 10/2 कितना आएगा 5, मतलब मेरा जो न्यू वेवलेंथ है वो मेरे ओरिजिनल वेवलेंथ से क्या होगा, कम होगा। समझ में आया क्या मतलब है इसका, हाँ। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये बहुत बार पूछता है, ठीक है, हमेशा से याद रखना कि म्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो मेरा जो लामड़ा डैश जो है न्यू वेवलेंथ वो क्या होगा, हमेशा से कम होगा, ठीक है, हमेशा से कम होगा। और अगर म्यू लेस देन 1 है तो आपका जो नया वेवलेंथ है वो हमेशा बड़ा होगा, किससे, किसे, ओरिजिनल वेवलेंथ से, न्यू वेवलेंथ लैम्बडा डैश, ओरिजिनल वेवलेंथ लैम्बडा, ये चीज याद रखिएगा, आया। और ये वाला वैल्यू याद रखिए, इसी में पुट करके तो ये आएगा, हाँ, यही भूल जाओगे तो ये कैसे जानोगे, ओके, तो ये याद रखना है, राइट। और ये समझ में आया आपको क्या हुआ, तो ये है रिलेशन बिटवीन क्या, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ इन टू मीडियम, दोनों मीडियम में वेवलेंथ का रिलेशन है, ठीक है। प्लीज टेक दिस सीरियसली, ओके, ये चैप्टर विल गिव यू सो मच ऑफ मार्क, ओके। और अगर ये चैप्टर आपका क्लियर नहीं है तो यार फिजिक्स एग्जाम विल गो हेल, ओके। और बहुत बार फिजिक्स का एग्जाम इसीलिए खराब होता है क्योंकि ये चैप्टर में आप क्लियर नहीं होते, ओके। आपके प्रीवियस बैचेस के भी फिजिक्स एग्जाम्स हमेशा से आईसीएसई टफ बनाता है, ओके, फिजिक्स पेपर, और आप प्रॉपर क्लियर नहीं हो, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे तो ये सब चीज कोई नहीं बताता है। अगर ऊपर ऊपर से पढ़ाएंगे तो सब ऊपर, ये वाला बहुत कम ही आपके स्कूल में पढ़ाया जाए भी तो अच्छी बात है, ओके, नहीं तो सब ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं,
ओके, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ओके, तब आप सारा का सारा क्वेश्चन आप फिजिक्स का कर पाओगे। ओके, और ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है ऊपर ऊपर से। ओके, फिर फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, क्या क्या फैक्टर है ये आपको याद रखना है। नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम मतलब स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफेक्ट कर नहीं रहा है। स्पीड ऑफ लाइट अगर ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और स्पीड ऑफ लाइट अगर कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो ये एक इफेक्ट है। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दो, अब टेम्परेचर बढ़ा दो तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ रहा है, और स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कमेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। ओके, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा आपका क्या है, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर इन एनी अदर मीडियम। ओके, वैक्यूम में देखें तो स्पीड ऑफ लाइट समान है सभी कलर का। वैक्यूम में अगर देखते हैं, वैक्यूम में देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी हैविंग नो चेंज। लेकिन अगर कोई दूसरा मीडियम लेते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगे। तो स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम व्हाइल स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज लेस। इसलिए तो रेड लाइट लगाया जाता है डेंजर साइन में, ताकि आपको बहुत दूर से दिख जाए। ओके, काफी दूर से जो है दिख जाए, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ते जाते हैं, वेवलेंथ बढ़ते जाते हैं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का कि वायलेट का, रेड का। इसीलिए आप रेड वायलेट लगाओ तो दिखेगा ही नहीं, तो बंदा रुकेगा कैसे, रेड लाइट दिखता है तभी तो रुकते हो। हाँ, तो वही है। तो स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम व्हाइल स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज लेस। तो ऑब्वियसली आप मुझे बता दीजिए यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रेड लाइट का ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। क्यों, स्पीड ऑफ रेड लाइट ज्यादा है। स्पीड ऑफ रेड लाइट अगर ज्यादा है तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लेस होगा। और यहाँ पर स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज लेस, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट विल बी मोर। ठीक है, समझ में आया, स्पीड ऑफ वायलेट लाइट विल बी मोर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज मैक्सिमम फॉर वायलेट लाइट एंड लीस्ट फॉर रेड लाइट। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ, ये भी हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि वेवलेंथ कम होगा, डिस्टेंस कम मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम हो रहा है तो वेवलेंथ भी कम होगा, और वेवलेंथ कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमेगा। ओके, तो ये चार चीज में आपको समझ में आया। आपका नेचर, टेम्परेचर, कलर और वेवलेंथ। ओके, क्लियर है। तो फिर क्या बोलते हैं हम लोग का यहाँ पर ये तो खत्म होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जान गए, हम लोग वेवलेंथ का रेशियोज भी जान गए। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ाने वाला हूँ, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल इमेज कैसे बनता है पढ़ेंगे। ओके, आपका जो सेकंड लेक्चर है वो बड़ा बनने वाला है। ओके, राइट, तो वो हम जल्द से जल्द लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।